हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। इस आंदोलन का जो चरण प्रारंभ होता है वह 1905 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक के काल को द्वितीय चरण कहा जाता है। और आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इसके विषय में चर्चा करने से पहले कुछ बातें आपको बता दिया जाए कि जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, तो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक के काल को हमने आपसे चर्चा किया था कि यह चरण उदारवादी चरण कहा जाता है। इस उदारवादी चरण में कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी वर्ग था या कांग्रेस के जो अगुआ थे, ये भारत की समस्याओं को ब्रिटिश शासन तक जो पहुंचाने का प्रयास करते थे, वो ब्रिटिश शासन तक अपनी बातों को बहुत ही विनम्र तरीके से कहते थे और उनका ये मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन का रहना अनिवार्य है और वो यहाँ की समस्याओं का उपचार संवैधानिक तरीके से चाहते थे। लेकिन 1905 तक आते आते परिस्थितियां काफी बदल जाती हैं। अब 1905 के बाद इसी कांग्रेस के दूसरे गुट के सदस्य, इनका मानना यह था कि ब्रिटिश शासन से जनता की समस्याओं को विनम्र तरीके से कहने से कोई फायदा नहीं है, इससे हमारी समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो 1905 के बाद इन्होंने क्या किया कि जो इस प्रकार का जो दूसरा युग चालू होता है 1905 के बाद का युग, इसमें इनका कुछ नेताओं का यह कहना था कि अब वो ब्रिटिश शासन से विरोध की बात करने लगे। इनका यह कहना था कि अगर हम अपनी बातों को पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो हमारी बातों को नहीं माना जाएगा। तो इसी 1905 से लेकर 1913 ईस्वी तक के काल को उग्रवादी चरण का काल कहा जाता है, या इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं नव राष्ट्रवाद का युग भी इसको कहा जा सकता है। जैसे 1885 से लेकर 1905 के समय तक को राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है, ये नव राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है 1905 से लेकर 1913 ईस्वी तक के काल को। तो जब 1905 के बाद की परिस्थितियां बदलती हैं, नव राष्ट्रवाद का युग आता है, तो इससे दो धाराएं निकलती हैं। एक तो स्वदेशी आंदोलन का जन्म होता है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म होता है। तो आइए हम स्वदेशी आंदोलन की आज पहले चर्चा करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा हम आपसे इसके विषय में चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन में चार प्रमुख नेता थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे कि उसमें बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंद घोष हो गए और एक हो गए बिपिन चंद्र पाल हो गए। ये चार प्रमुख नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे और इन्हीं के माध्यम से भारत में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ होता है। और यही लोग जो है उग्रपंथी विचारधारा के भी लोग कहे जाते हैं। तो इनको प्रेरणा कहां मिलती है? इनको प्रेरणा मिलती है भारत के प्राचीन गौरवमयी नव चेतना के जागरण से। हमने आपसे पिछले क्लास में जब भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम आपको पढ़ा रहे थे, उस समय मैंने कहा था कि उस समय दो धाराएं थी। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो भारत की समस्याओं का हल या भारत के लोगों को जो जागरूक करना चाहते थे वो पाश्चात्य सभ्यता से करना चाहते थे। लेकिन कुछ उसी में और थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे लोग थे। इन लोगों का मानना यह था कि प्राचीन भारत की जो समस्या है वो अगर हम ये अपनी समस्या का हल जो है अपने प्राचीन गौरव में खोजने का प्रयास करते थे। तो उसी प्रकार अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय भी उसी की अगली कड़ी है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में जो उग्रवाद का जन्म होता है इसके पीछे कई कारण थे। एक तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कारण थे। आइए उन कारणों पे हम लोग चर्चा करते हैं बिंदुवार तरीके से। तो सबसे पहले यह था कि 1896 ईस्वी में व्यवसाय से उत्पाद शुल्क की वापसी कर ली गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। इससे भी जनता में असंतोष व्याप्त होने लगा। दूसरा क्या था कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो पारित हुआ था, ये उस समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन की काफी निरंकुश वाइसराय था भारत का,
और इसकी इन्हीं नीतियों की वजह से इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है उसमें ब्रिटिश शासन की बातों को या सरकार के नियंत्रण में उसको लेना प्रारंभ कर दिया। तो इससे भी जो है लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उस समय घटी थी 1905 ईस्वी में, जब करजन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। इस बंगाल के विभाजन ने आग में घी का काम इसने किया। इसके वजह से भी जो है लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और धीरे धीरे लोगों का जो है जो ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी बातों को बड़ी विनम्र तरीके से कहते थे, अब लोगों का मोह भंग हो गया। दूसरा, कुछ इसी के समकालीन विश्व में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। उन घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण घटना है, जैसे मिस्र, फारस और टर्की, यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन हो रहा था। इनको यहाँ पे सफलता मिल जाती है, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरा क्या था, एक अबिसिनिया देश था। अबिसिनिया देश अफ्रीका महाद्वीप का देश है और अबिसिनिया द्वारा 1896 ईस्वी में इटली को पराजित कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग इटली के बारे में जानते ही हैं कि इटली बहुत ही सशक्त देश था। तो जब एक अबिसिनिया जैसा देश इटली को पराजित कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं ब्रिटेन से अपने आप को मुक्त करा सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण था। उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही एक, अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि एक दूसरा गुट पैदा हो गया था जिसे उग्रवादी गुट कहते हैं, और ये इनकी विचारधारा उदारवादियों की विचारधारा से भिन्न थी। ये विनम्र तरीके से, जो उदारवादी विनम्र तरीकों से अपनी बात को ब्रिटिश शासन तक पहुंचाने का कार्य करते थे। ये जो दूसरा दल था उसको ये लोग पसंद नहीं करते थे और इनका कहना था कि ये भिक्षा याचना पद्धति इसको कहते थे, जो ये ब्रिटिश सरकार के सामने याचना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आइए कुछ और भी घटनाएं घटती हैं जो उग्रवाद को जन्म देती हैं। जैसे उसमें लॉर्ड कर्जन महोदय जैसे हमने चर्चा किया कि भारत के वाइसराय थे। इनके समय इन्होंने कांग्रेस के विषय में इतनी तीखी आलोचना, इतनी गंदी टिप्पणी की थी जिससे लोगों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया और नाराजगी हो गई। इन्होंने कांग्रेस को गंदी चीज कहा और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी। इससे भी लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था। इसके साथ साथ समाचार पत्रों का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद के जागरण में। इनमें जैसे कुछ समाचार पत्र थे जिनकी बहुत बड़ी, खास तौर से उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। एक बंगवासी था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। दूसरा केसरी था जो कि केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। हमने आपसे पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो बंगवासी हो गया, केसरी हो गया। केसरी का संपादन पुणे से होता था और एक काल जो है समाचार पत्र था, काल। तो इन तीनों समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये भी जो है प्रेरक का काम किया। इन तीनों समाचार पत्र ने भी प्रेरक का काम किया। उसके बाद आते हैं कुछ सुधारवादी नेता थे। अभी इनकी चर्चा हमने आपसे किया था कि जिसमें विवेकानंद थे, तिलक थे, अरविंद घोष थे। इन्होंने भी भारत की समस्याओं को अपने अतीत में खोजने का प्रयास किया। तो जिसमें कौन थे? विवेकानंद थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे। और विवेकानंद ने कहा भी था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। इस प्रकार से अब आइए जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1884 ईस्वी में गणपत महोत्सव का आयोजन किया गया था और 1886 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की बात कही थी, मतलब आयोजन किया था, शिवाजी महोत्सव आयोजन किया था। इसने भी जो है भारत में उग्रवादी आंदोलन को या स्वदेशी आंदोलन को के पीछे इस प्रकार के जो है महोत्सव का भी बहुत बड़ा योगदान था। फिर उसके बाद कुछ लोगों का विचार था, जैसे तिलक का विचार यह था कि स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार। इनका मतलब यह था कि अगर ब्रिटिश शासन से हमको मुक्ति चाहिए तो पहली बात तो हमको स्वदेशी पे जोर देना होगा, स्वराज पे जोर देना होगा और बहिष्कार पे जोर देना होगा। मतलब ब्रिटिश शासन का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए और स्वराज मतलब अपने राज्य को स्थापित किया जाए।
हम जब आपको सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण पढ़ा रहे थे, उसी समय हमने आपसे स्वदेशी के विषय में चर्चा किया था कि भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज्य की बात कही थी। तो देखिए वही बात फिर आगे आती है, स्वदेशी स्वराज्य बहिष्कार। और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है, स्वदेशी व बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनका कहना था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी व बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से कांग्रेस में जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है, उग्रवादी चरण या नव राष्ट्रवाद का चरण, तो इसको बढ़ाने में इस प्रकार की विचारधारा और जो ये घटनाएं घटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सब घटनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आइए, उग्रवाद के 3 स्तंभ कहे जाते हैं। अभी मैंने आपसे चर्चा किया लाल बाल पाल। ये लोग अपने पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में जो है चेतना का मतलब लोगों के अंदर चेतना जागृत करते थे। जैसे लाला लाजपत राय ने एक पंजाबी पत्रिका निकाली थी, इसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र के माध्यम से, और बिपिन चंद्र पाल की एक समाचार पत्र था जिसको न्यू इंडिया कहा जाता था, इसके माध्यम से ये लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका थी हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की भी। तो देखिए हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद अरविंद घोष महोदय, इनका विचार यह था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। फिर इन लोगों का यह कहना था, जो स्वदेशी आंदोलन के विचारक थे, इनका यह कहना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। अरविंद घोष इसी से मिलती जुलती बात को अरविंद घोष ने कहा था। इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम था भवानी मंदिर। भवानी मंदिर में उन्होंने लिखा था कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही वाक मूर्ति है, ना ही कोरी मन की कल्पना है, या लाखों लोगों की एक सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये हमने आज आपको राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में स्वदेशी आंदोलन का किस प्रकार से जन्म होता है, या नव राष्ट्रवाद के युग में नव राष्ट्रवाद का युग का कैसे प्रारंभ होता है, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा किया। कल हमारा अगला क्लास जो है वो क्रांतिकारी चरण का प्रारंभ होगा। धन्यवाद।